पहले तो आई वेलकम ऑल द एस्पिरेंट्स प्रेजेंट हेयर। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा नाम मृदुल शिवरे है। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में तो 47 रैंक हासिल करी है इस साल, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और अभी मेरी एज 22 ईयर्स है। मैं दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से हूँ, और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग दतिया से ही करी है। और फिर मैंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही ऑर्डिनरी से कॉलेज से, अरिहंत कॉलेज है इंदौर में। मैंने वहाँ से बीए किया है जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, और फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। सो आई वेलकम ऑल द एस्पिरेंट्स प्रेजेंट हियर कि हम लोग जो आपके थोड़ा डाउट लेना चाहेंगे, और शायद ऐसे आपको आपकी काफी फ्रूटफुल रहे। वीडियो को पूरा देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए मैं सब लोगों के साथ जुड़ा हूं। ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम लोग आप लोगों के लिए एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं। यहाँ इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्विंग के लिए आपको डाटा मिलेगा, डिटेल प्लान मिलेगा, मोटिवेशन सेशंस भी रहेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस भी रहेंगे, और हम आपको टॉपर से कनेक्ट भी करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे टॉपर से आप लोगों को कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लें, और वहां पे आपको डिटेल जो है मिलती रहेगी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिन लोगों को एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, और क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, कैसे एग्जाम के प्लान बनाएं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम से आज ही जुड़े। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी मृदुल आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, और फिर हम चैट बॉक्स में जो मैसेजेस आते जा रहे हैं उनको क्वेश्चंस को आप एड्रेस कर लीजिएगा। तो कितना डिफिकल्ट रहा मृदुल आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हाँ 2 से 3 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेहनत करते रहते हैं, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू क्रैक एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? सर मेरा ये मानना है कि यूपीएससी के एग्जाम नहीं है, इट इज अ प्रोसेस है ये। और प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इट्स ओन टाइम। सर यूपीएससी तैयारी में थ्रेशोल्ड आता है हर इंसान का, और जब वो थ्रेशोल्ड रीच कर जाता है देन ही गेट सिलेक्टेड, ही और शी गेट सिलेक्टेड। तो भले ही मेरा पहले प्रयास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, दिस नॉट द केस एट ऑल। क्योंकि सर बस अच्छी बात यह है कि मेरी जो अप्रोच है काफी डिफरेंट थी। जो ऑर्डिनरीली जो अप्रोच यूज की जाती है, मुझे मेरी अप्रोच आप सुनेंगे तो काफी डिफरेंट है ऑल लोगों से, तो शायद वो काम में आई है। और सर मेरा ये मानना है कि अप्रोच के साथ साथ आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो अपना, एक स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट जो जनरली टॉपर्स बोलते हैं, आई फील स्मार्ट वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझसे ज्यादा कई पढ़ने वाले लोग शायद लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। तो अप्रोच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड सर कमिंग टू अटेम्प्ट फैक्टर, आई विल से सर अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर इन दिस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि जो 6 में हुआ है वो कम इंटेलिजेंट था। इट्स जस्ट कि कहीं ना कहीं उनका लक काम नहीं किया, कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच कमी रह गई। इसके कारण ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यस यस यस। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रीलिम्स जो है, अभी जो प्रीलिम्स था उसमें काफी बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल पाया है। एक रीजन बहुत बड़ा रहा है, सीसेट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, और पिछले 2-3 साल से हम जो लोग देख रहे हैं कि सीसेट का काफी डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। तो सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और प्रीलिम्स के जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें? सर मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स की परीक्षा जो है वो स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम है। सर मैं आपको 10 मिनट देना चाहूंगा प्रीलिम्स के लिए, जीएस जनरल स्टडीज एंड सीसेट। सर जीएस की पहले बात कर सकते हैं हम। जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले तो आप कोई एग्जाम के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट हो, कुछ भी हो, आप पहले देखिए कमीशन क्या चाहता है आपसे। सर जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में कि कुछ क्वेश्चन नंबर फिक्स्ड हैं सब्जेक्ट के अनुसार, लाइक पॉलिटी 18 क्वेश्चन, इकोनॉमी 16 to 18 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री 7 to 8 क्वेश्चन। आई थिंक आप सारे माइक ऑफ कर दीजिए, और हम सब लोगों को परमिशन दे देंगे बाद में। प्लीज आप सारे माइक को ऑफ कर दीजिए।
हाँ सॉरी। सर, तो इट्स ओके सर। पॉलिटी 18 क्वेश्चन, इकोनॉमी 18 17 टू 18 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री 7 to 8 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर प्लस questions, 25 questions are from environment plus geography. Sir, this makes around 80 to 85 questions in the prelims examination. Now the sources are fixed for quality and economy and history, like Lakshmikant, Mrunal sir's notes, and Spectrum. Sir, this will cover your 40 questions. That means 80 marks. You have to score 95 marks, not at 150 marks. So sir, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जनरली मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने देखा है कि जनरली लोग यूपीएससी को छोड़कर सब कुछ पढ़ना चाहते हैं Yes. कि एक्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज आती है, उनके 35 टेस्ट आते हैं। सर मैंने लिटरली आज तक किसी कोचिंग का एक क्वेश्चन नहीं किया, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में। मैंने सिर्फ और सिर्फ बार बार किया प्रीवियस क्वेश्चन, उनको एनालाइज किया कि भाई यूपीएससी पूछता है तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सर मैंने पाया कि अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, Yes. आइदर द स्टेटमेंट और द क्वेश्चन। तो आप प्लीज साइंस एंड टेक के पीछे ना भागें, आर्ट एंड कल्चर के पीछे ना भागें, क्योंकि उसका सोर्सेस फिक्स नहीं है। दे विल आस्क एनीथिंग अंडर द सन, साइंस एंड टेक में, आर्ट एंड कल्चर में। लेकिन आप भागिए पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सम पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सम टॉपिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। सर जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत टफ होता जा रहा है। सर दिक्कत कहाँ आती है, वो कोई एक मार्केट में किताब आती है, वो उसको पढ़ के दे व्हाट टू सॉल्व द एनवायरनमेंट क्वेश्चन। बट जब मैंने R&D करी पीवाई, मैंने पाया कि 5-6 क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट में। सपोज एक बॉडी है एनटीसी है, वो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका चेयरमैन पीएम होता है या कोई और होता है। एक कन्वेंशन है, एक एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, नॉइज पोल्यूशन कैसे एक्ट के अंदर आता है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, रिवर्स कौन सी निकलती है टाइगर रिजर्व से, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं इंडिया में, नेशनल पार्क कौन से हैं इंडिया में, एक कॉन्सेप्ट है पॉल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज का। ये 6 टॉपिक सर इन्वायरमेंट में आइडेंटिफाई किए थे, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना हम जो सोर्सेज फिक्स्ड है उसको पढ़े प्रीलिम्स में, क्योंकि हमको वो एग्जाम पास करना है, उसमें हमको टॉप नहीं करना है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो जितनी प्रेजेंट है एस्पिरेंट्स हैं, आप प्लीज आप किसी किताब के पीछे ना भागें, आप टेस्ट सीरीज से ना भागें। यूपीएससी का 2 ही बाइबल है, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अलावा यूपीएससी का कोई बाइबल नहीं है इस एग्जामिनेशन का। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, सम पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सम पार्ट ऑफ एंशिएंट मिडिवल, इसमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, ताकि आपके 100 मार्क्स इससे ही आ जाएं, आपको देखना ही ना पड़े कि साइंस एंड टेक में। इससे सर साइंस एंड टेक का एस क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सबके सामने एडमिट करना चाहूँ, साइंस एंड टेक में एस भी क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द एस ऑफ साइंस एंड टेक, बट आई क्लियर द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, क्योंकि ये एग्जाम। एंड सर सी सेट में मैं ये कहूंगा कि सर सी सेट में सेम स्ट्रेटेजी मेरी थी कि सर मैंने कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं उसमें से 25-26 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं आरसीज के। तो सर मैंने क्या किया था, मैंने कुछ उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अजम्पशन क्या होता है, व्हाट इज इम्प्लिसिट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट, इन्फरेंस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। तो सर आप जब एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 5-7 एग्जाम्पल के साथ कि भाई अजम्पशन का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, और अगर आप वो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पीवाई को सॉल्व करने में अपने घर पे बैठ के ही, तो आई फील दैट आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्योंकि सर दिक्कत कहाँ आती है, हम मान लो एग्जाम में पहुंच चुके हैं आर सी सेट के, एंड वी डोंट नो व्हाट इज अजम्पशन, व्हाट इज इम्प्लिसिट। तो सर जनरली होता क्या है कि सारी सिस्टम सही लगते हैं उसमें, एबीसीडी एवरीथिंग एवरीथिंग इज राइट। तो आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए कि अजम्पशन क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको आरसी काफी आसान लगने लगेंगे। और प्रैक्टिस आप करिए अगेन एंड अगेन पीवाई को, जितना आप उनको रटेंगे, रटने का मतलब ये है डोंट लेटरिंग रटने का सेंस, मतलब आप उनको इतने बार पढ़िए कि आपको सीधा क्लिक कर जाए कि भाई यूपीएससी ने लास्ट ईयर स्टूडेंट पूछा था, उसमें मे नॉट था, शुड नॉट था, मस्ट नॉट था। तो अगर आप ऐसे स्टेटमेंट कर लेंगे डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सेकेंडली मैं कहूंगा कुछ 5-6 टॉपिक है मैथमेटिक्स के, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट है जो अपना उसका टॉपिक आता है, लॉजिकल रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, क्लॉक हुआ। अगर आप ऐसे टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर मैं कहूंगा कि यू हैव टू सॉल्व 45 क्वेश्चन इन द सीसेट, नॉट 80 क्वेश्चंस। सर सीधा स्ट्रेटेजी ये है कि जिस पे रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आप पीवाई की देखिए किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, हार्डली वो +2 -2 होगा, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा यूपीएससी एग्जाम में। अगर पॉलिटी 18 क्वेश्चन, 18 16 आएंगे या फिर 20 आएंगे, ऐसा नहीं होगा 10 और 15 10 और 25 आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, R&D करिए पीवाई की, उस पर उसके बेसिस पे ही आप पढ़ाई करिए अपनी।
तो मुझे लगता है कि जैसा मृदुल ने आप लोगों को बताया है, प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी है। मृदुल, जब मैं भी मतलब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ हमारे सेशंस में, तो मैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हमेशा गाइड करता हूँ, जैसा आप भी बता रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम भी स्टूडेंट यही करते हैं कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर को मतलब उठा के ही नहीं देखते। तो जैसा कि आपको हर टॉपर भी मतलब टॉपर्स भी आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मृदुल, कि अभी जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया है बच्चे का कि सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेंस 2022, अगर आप कुछ टॉपिक्स बता पाए। सर कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन, एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू। यस 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 यस, मतलब हालांकि ये क्वेश्चन का मतलब उनको आना नहीं चाहिए था अगर वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे पूछना चाहते हैं कि सर कैन यू प्लीज शेयर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेंस 2022, ताकि उनको मेंस में हेल्प मिले। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेलो सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर में, आई एम श्योर कि 13 क्वेश्चन रिपीट होंगे हर साल। मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, अगर इसका क्वेश्चन आएगा एनजीओ पे, तो इसका क्वेश्चन आएगा एसएचजी के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन आएगा ई गवर्नेंस पे, सर इसका क्वेश्चन आएगा सिटीजन चार्टर के ऊपर आएगा। डेट इसका क्वेश्चन आएगा भक्ति सुबी पे, अब आएगा आर्किटेक्चर के ऊपर, केप पे आएगा या फिर स्तूपा पे आएगा। सर क्वेश्चन फिक्स्ड है, आपको बस उसको एनालाइज करना है। जैसे लोग बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर इज वेरी वास्ट। यस। मैंने सिर्फ 40 पेजेस पढ़े थे आर्ट एंड कल्चर, 40 पेजेस। आई गॉट 2-3 क्वेश्चन इन दैट ओनली, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न फिक्स्ड है। दे विल नेवर आस्क आउट ऑफ द ब्लू, दे विल नेवर आस्क बियॉन्ड सिलेबस एंड व्हाट इज रिटन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। लाइक से क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एस्पिरेंट्स वर सेइंग कि भाई ये कहां से पूछ लिया। 2017 में जीएस 4 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिस क्वेश्चन ओनली, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दैट मींस क्वेश्चंस गेट रिपीटेड। प्लीज अंडरस्टैंड, वुमेन एम्पावरमेंट पे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, पॉवर्टी पे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हंगर पे क्वेश्चन आना है, एनजीओ पे आना ही आना है। तो यू शुड आइडेंटिफाई थीम्स के थीम क्या है यूपीएससी की। नेवर गो फॉर टॉपिक्स, थीम्स ढूंढिए आप। थीम्स क्या है? कम्युनलिज्म थीम है, इंडियन सोसाइटी एक थीम है, नक्सलिज्म एक थीम है, एनजीओ एक थीम है, पीआरआई एक थीम है, फेडरलिज्म एक थीम है। आप थीम्स पे जाइए। और आप मुझे प्लीज, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिले यूपीएससी के अंदर जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू पूछा हो, आप मुझे प्लीज टेस्ट करिए टेलीग्राम पे। मुझे बस 5-6 क्वेश्चन ऐसे याद है, साइबर डोम हुआ, ऐसे क्वेश्चन हुए जो आउट ऑफ द ब्लू पूछे गए कि एलोपैथी क्या है। लेकिन सर इसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, सारे 10,000 बच्चों के लिए, सारों के लिए ही बाहर से आया है। तो इस पे काम आएगा कॉमन सेंस आपका। आप प्लीज इन क्वेश्चन के लिए पीछे मत भागिए जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू पूछे गए हैं। इनकी तैयारी नहीं की जा सकती आपके द्वारा। आप तैयार करिए कि क्वेश्चन आए वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो ऐसा आंसर लिखेंगे कि उसमें अच्छे 70% मार्क्स मिल ही जाए। क्वेश्चन आए पीआरआई पे, वी राइट 80% मार्क्स मिल जाए। तो आप इनकी तैयारी करिए। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है, तभी मैंने अभी ये बोला था कि ये अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो वो नो नहीं होना चाहिए। मृदुल, अभी बहुत सारे बच्चे जो है बिगनर है, तो उनको ये प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू मेक नोट्स। तो आपका इस पे क्या बोलना है कि कैसे एक बच्चे को नोट्स बनाना चाहिए? पहले सर जो बिगिनर हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सर सपोज न्यूज में आया रशिया यूक्रेन क्राइसिस, अभी वॉर वॉर चल रहा था रशिया यूक्रेन में। अगर आप बिगिनर हैं, अब आप अखबार पढ़ रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि अखबार पढ़िए, आप पढ़ना चाहिए। लेकिन सर अनटिल अनलेस द एस्पिरेंट्स नो व्हाट इज अमेरिकन हेजेमनी, हाउ चाइना चैलेंजिंग अमेरिकन हेजेमनी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर, यस। तो व्हाट इज रेपो रेट, अब आरबीआई ने उसको घटाया बढ़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द एस्पिरेंट प्रेजेंट हियर कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर को पहले पढ़िए बेसिक्स के लिए। अखबार आपके तभी काम का है, आप हिंदू पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो 3 साल पहले एमपी में गवर्नमेंट कोलैप्स हुई थी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपको, अगर पता नहीं डिफेक्शन लॉ क्या होता है। वो आपके लिए न्यूज बन जाएगी एक, लेकिन आपको उसमें एग्जाम्पल ढूंढना है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, तो लास्ट ईयर राजस्थान में अकाउंटेबिलिटी यात्रा हुई थी गुड गवर्नेंस के लिए, तो वो आपके काम की नहीं है। तो प्लीज आप पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर को पहले पढ़िए, उसके पे ही आप अखबार पढ़ सकते हैं।
और रही बात नोट मेकिंग की, तो जो स्टैंडर्ड किताबें आती हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और मृणाल सर के नोट्स इकोनॉमी के लिए हैं, आप उनके नोट्स प्लीज ना बनाएं। आपको नोट्स बनाने हैं सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के, और मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं मेंस एग्जाम के लिए सारे मैं शेयर कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप पढ़िए, एक्सेस करिए, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मैंने नोट्स, मेरा 3 साल का समय था, मैंने उसमें कई प्रैक्टिकल केस स्टडीज इंप्लीमेंट करी हैं, मैंने कीवर्ड्स यूज करे हैं कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पेप्टिक ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, डीएनए अप्रोच क्या होता है। तो मैंने मेंस एग्जाम में क्वेश्चन छोड़े थे 170 मार्क्स के, क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत थी हेल्थ के कारण। सर आप भी जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ना 170 मार्क्स से, देन टू गेटिंग 807 मार्क्स इन द मेंस, उसके कारण सिर्फ यही था कि मैंने इतने इतने मेरे स्ट्रॉन्ग नोट्स थे, इतने से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे कि उसके आधार पर मुझे नंबर मिले हैं। तो आप जो अपनी किताबें हैं स्टैंडर्ड किताबों के नोट्स नहीं बनाइए, आप नोट्स बनाइए तो सिलेबस मेंशन है, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, इनके नोट्स आप बनाइए, और रेफरेंस के लिए मैंने सारे नोट्स में डाल दिए टेलीग्राम चैनल पर, सब रेफरेंस ले लीजिए। जैसे कि मृदुल, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने एक दो इंटरव्यूज भी आपके देखे थे, और मुझे पता चला तब शायद आपको कोविड भी हुआ था ड्यूरिंग द मेंस एग्जाम। तो आपने मतलब कोविड होते हुए भी इसको काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया, और आप आज फाइनल लिस्ट में भी मतलब है, तो मतलब कॉन्फिडेंस आपको रखना है, जैसा मृदुल एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि उनको कोविड था और उसके बाद भी उन्होंने अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाया और अच्छी रैंक उन्हें प्राप्त हुई है। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मृदुल चलते हैं कि हाउ टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि सर बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बट रिवीजन के लिए आपने क्या टेक्निक यूज की थी? सर पहले तो मैं कहूंगा कि भले ही मेरा ये पहला प्रयास था, लेकिन मैंने 1 साल की पढ़ाई नहीं करी है, टू बी वेरी क्लियर, कि यहाँ लोग समझ रहे हो कि मैंने 1 साल तैयारी करके एग्जाम निकाल दिया, दिस इज नॉट द केस। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और 3 साल का रिजल्ट अब आया है। अब सर बात है रिवीजन की, तो मैंने सर ये किताबें जो है स्पेक्ट्रम हुआ, लक्ष्मीकांत हुआ, सर इनको मैंने इतनी बार रिवाइज कर लूंगा कि यदि मैं कहूंगा तो शायद लोग झूठ मानेंगे उसको, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि मैंने कितने बार रिवाइज किया था। तो सर मैंने उनको इतने बार पढ़ लिया था कि रटने की बात नहीं थी, वो चीजें माइंड में इतनी कंसोलिडेटेड थी कि अब रात को उठा लो किस पेज पे क्या लिखा है, था वो नहीं कि इस पेज की इस लाइन में क्या लिखा है। तो तो मैं कहूंगा कि आप जितना बार रिवाइज कर सकें उतने बार रिवाइज करिए, क्योंकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आएगी कि भाई अगर इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो यूपीएससी पूछता है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन तो अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर की वो कम होती जा रही है। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, तो जितना आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने अच्छे आप एग्जाम्पल लिख पाएंगे कि भाई राज्यसभा में चेयर चेयर फेंकी जा रही है, क्रिमिनलाइजेशन में पॉलिटिक्स हो जाता जा रहा है, जिससे पार्लियामेंट डेकोरम कम होते जा रहा है। पार्लियामेंट का मतलब डिबेट, डिस्कशन एंड डेकोरम, अब डिसेप्शन बढ़ रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट, ये आपके एग्जाम्पल कम निकलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब आप बार बार किताबों को पढ़ेंगे। तो आप जितने बार पढ़ सकते हैं प्लीज आप उतने बार पढ़िए, रिवीजन इज द ओनली की। आई विल रिराइट इट माई सेल्फ, रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेड इन दिस एग्जामिनेशन। ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जो ना कहे कि रिवीजन नहीं करना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करिए, मान लो सर से आप पढ़ रहे हैं, सर पे ट्रस्ट करिए, किसी और से पढ़ रहे हैं ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट इज द पब्लिक गुड। यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन इन द GS4 एथिक्स, ट्रस्ट इज द पब्लिक गुड। सो प्लीज अपने सोर्स पे, अपनी किताब पे, खुद पर, अपने शिक्षकों पर, टीचर्स पे अपना ट्रस्ट रखिए पहले तो आप, कि जो वो पढ़ा रहे हैं अगर हमने उनको उन पर ट्रस्ट किया है तो उस पर ट्रस्ट को कायम रखिए कि वो सही ही बोल रहे होंगे। आप सब पे ट्रस्ट रखिए और रिवाइज बार बार करिए अपने किताब को, अपने नोट्स को, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। जैसे मेरा था कि जब मैं शुरू करता था, पहले 2 घंटे हिंदू, 2 घंटे में हिंदू में पढ़ना, प्लस उसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करना अपने एवर नोट में ही। मेरे को नोटबुक थी 15-20 सिक्योरिटी की, सोसाइटी की, गवर्नेंस की, जो एग्जाम्पल न्यूज में आया मैंने वहां कट किया, वहां कॉपी करके डाल दिया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अकाउंटेबिलिटी यात्रा का, अरुण पीडीएस मेरे टाइम में न्यूज में आया था अरुणाचल प्रदेश का, IS अविनेश सरन सर न्यूज में आए थे, उन्होंने मिड डे में काम किया था। तो ऐसे एग्जाम्पल आप सीधे कट करिए, कॉपी करिए, लेकिन ये आपको तब आएगा तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि भाई ये एग्जाम्पल कहाँ यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इंदौर 5 साल से नंबर 1 आ रहा है, तो हिंदू मैरिजेस जनरली 7 फेरे होते हैं हिंदू मैरिजेस में, इंदौर में 8 फेरे होते हैं, 8वां स्वच्छता के लिए है। yes. तो
अगर अपने आंसर में आप ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंदौर नंबर वन क्यों आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। सबका प्रयास क्या होता है? जन भागीदारी। जन भागीदारी क्या होती है जो इंदौर में देखी जा रही है? यस। कि 8वां फेरा किसके लिए है? स्वच्छता के लिए है। तो जब आप जोड़ते हैं सबका प्रयास क्या होता है, जन भागीदारी क्या होती है, SDG 10 क्या होता है, और इंदौर मॉडल कैसा बनता है आ रहा है, नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? और ये आएंगे तभी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट के लिए अगेन एंड अगेन रिवाइज योर स्टैंडर्ड बुक्स, योर नोट्स, योर क्लासरूम नोट्स, योर न्यूज़पेपर नोट्स। प्लीज रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। इसी के बाद मृदुल हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, सर आई एम फ्रॉम गुजरात और मैं इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो हाउ टू इम्प्रूव, और क्या, और मुझे किस मतलब मीडियम में तैयारी करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है ये। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसको आप चुनिए। ऐसा नहीं मानिए कि सिर्फ इंग्लिश से ही निकल सकता है या फिर मेरी इंग्लिश वीक है। देखिए, हम लोग बहुत छोटे स्कूल से पढ़े हुए हैं और छोटे से कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मैं कोई IIT JNU ड्यू से नहीं हूँ, जनरली फोबिया बना हुआ है। तो मेरी इंग्लिश कोई ऐसी हाईफाई इंग्लिश नहीं है कि मैं बहुत हाईफाई इंग्लिश बोलता हूँ। आपको जस्ट अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। क्या बोलूँ कैसे? रही बात इम्प्रूव करने की, तो आप स्टार्ट करिए टाइम्स ऑफ इंडिया से, और राज्यसभा टीवी देखिए, संसद टीवी देखिए आप। अगर आप उसको 3 महीने देख लेंगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने से, संसद टीवी देखने से। फिर आप आइए हिंदू पे बाद में, जब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तब फिर आप हिंदू पे आइए। ओके। जैसे कि आपका मैंने आपकी जब मार्कशीट देखी तो PSIR ऑप्शनल में भी आपका काफी अच्छा मार्क्स आए हैं। तो PSIR ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या ब्लॉक लिस्ट होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी देखने को मिल रहा है मृदुल, कि या तो PSIR ऑप्शनल ले रहे हैं या सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सर, पहले तो जब PSR का पेपर हुआ ऑप्शनल का, तो मैंने क्वेश्चन छोड़े 60 मार्क्स के, बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट अलाउिंग मी फॉर राइटिंग। तो आफ्टर लिविंग 60 मार्क्स क्वेश्चन आई गॉट 267 मार्क्स इन द ऑप्शनल। सर, उसका मैं कहूंगा PSI के लिए, पहले तो जो शुभ्रा रंजन मैम जो बोल रही हैं उनको आप ब्लाइंडली फॉलो करिए। मतलब आई विल से, सर मैं बेसिकली कोचिंग का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ पर्सनल लेवल पे, लेकिन मैं ऑप्शनल की बात कहूंगा कि मैम जो बोल रही हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग PSR ऑप्शनल, प्लीज उनकी आप क्लास करना है तो करिए, क्लास नहीं भी करना है कोई इशू नहीं है, उनके आप नोट्स पढ़िए। वो नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव, इतने कॉन्सेप्चुअल है कि आपकी हर चीज बिल्ड कर देंगे, कितने कॉन्सेप्ट आपके हैं। तो प्लीज अगेन एंड अगेन रीड सुब्रमण्यम मैम्स नोट एज अ बेसिक मटेरियल। फिर PSI में 4 पार्ट होते हैं, 1A 1B 2A एंड 2B। फॉर 1A only read MEMS notes and PYQs, write PYQs. Only, I again repeat myself, for paper 1 part A of PSIR, read only Shubhra Ranjan MEMS note plus solve PYQs again and again. For the rest 3 parts, जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए मैम के नोट से, तो आप मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। उस नोट की खास बात यह है कि PSR में मेन गेम है स्कॉलर्स का। तो मैंने क्या कर रखा था उसमें, क्या कर रखा था, हमारे रोल ऑफ कास्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है PSR 1B में। तो मैम के नोट 2-3 साल पुराने हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, मान लो दिल्ली में इलेक्शन हुआ, कोई स्कॉलर योगेंद्र यादव है, सतीश देशपांडे हैं, जेफ्रोलेट है, वो उनके आर्टिकल्स आते हैं कि उनने इलेक्शन कैसे एनालाइज किया। 19 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो इनका क्या मानना है दूसरा बार इलेक्शन हुए कि क्या कास्ट पॉलिटिक्स घट रही है बढ़ रही है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स बढ़ रही है घट रही है। तो मैंने अपने नोट्स में क्या किया है कि मैम के नोट, प्रताप भानु मेहता की बुक फाड़िया एंड फाड़िया, प्लस इनके जो आर्टिकल्स आए स्कॉलर के लास्ट 5-6 साल में, जेफोलेट का क्या मानना है, योगेंद्र यादव का क्या मानना है, पालसीकर का क्या मानना है। तो मैंने इनके आर्टिकल्स के नाम, इनके नाम, उनके व्यूज को ऐड कर रखा है अपने नोट्स में, जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। सर, प्लस मैंने क्या किया है कि जो कॉन्सेप्ट है पेपर 1 के पार्ट A के, कि राइट्स को कैसे जोड़ना है इंडिया में, राइट टू एजुकेशन से, ऐसे तो मैंने इनको जोड़ रखा है स्कॉलर से, थिंकर से, कंटेम्प्रेरी थीम से और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर से। लेकिन वो नोट्स आप पहले नहीं पढ़िएगा, रिक्वेस्ट पहले वो नोट्स ना पढ़ें आप। पहले आप सिर्फ और सिर्फ कम से कम 3 बार पढ़ लें सुब्रमण्यम के नोट्स, क्योंकि उनके नोट्स के बाद ही आपको मेरे नोट्स शायद समझ में आ सकेंगे, पहले नहीं आएंगे। तो ओनली एंड ओनली टू सुब्रमण्यम मैम्स नोट, देन माय नोट्स, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे एस्पिरेंट्स को, जिन लोगों ने भी अभी मृदुल सर को फॉलो नहीं किया है,
तो उनको टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जैसे कि मृदुल ने बताया आपको कि उनके जो नोट्स उन्होंने बनाए हैं वो काफी हेल्प करने वाले हैं, और वो अपडेटेड नोट्स है, क्योंकि आप जो नोट्स अभी अगर किसी टीचर के देख रहे होंगे तो वो काफी पुराने नोट्स होंगे। तो आपको अगर अपडेटेड नोट्स चाहिए तो आप मृदुल के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा मृदुल, ताकि बच्चे उसका एक्सेस कर पाए, बच्चे को उसका बेनिफिट मिल पाए। अब हम कुछ क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मृदुल, हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो प्लीज आप एक एक धीरे धीरे मैसेज करिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सर, आस्क हिम अबाउट ऐसे स्ट्रेटेजी, तो ऐसे स्ट्रेटेजी में आपका क्या बोलना है सर? सर मैं ये कहूंगा कि ऐसे के लिए पहले तो अपने लाइफ का पहला ऐसे मैंने लिखा था यूपीएससी के अंदर जाके, शायद ये बात कोई ना माने, दिस वाज द रियलिटी, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी खराब थी कि मैं सीधा हॉस्पिटल से उठ के ही आया हूँ एग्जाम देने। लेकिन मेरे माइंड में इसका फ्रेमवर्क तैयार था। यस भाई कुछ मेरे पास कुछ कोट्स थे, और मुझे था स्टेपल फ्रेमवर्क था मेरे पास कि किसी ऐसे को कैसे एनालाइज करना है मल्टीपल डायमेंशन से। मेन गेम किसी आंसर राइटिंग में ऐसे में होता है डायमेंशंस का, आप कैसे एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, कैसी स्टोरी कोट कर रहे हैं। लाइक एक ऐसे था साल पेपर में, इनोवेशन इज द ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। सर मैंने उसको कैसे स्टार्ट किया था, मैं सबसे बोलना चाहूंगा जो है प्रेजेंट है। रॉबर्ट ओपनहाइमर वाज द फादर ऑफ अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स। तो उन्होंने तब नागासाकी पे और हिरोशिमा पे अटैक देखा, तो उन्होंने एक बात बोली थी गीता में, जो बात गीता में लिखी है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने लिखा रॉबर्ट ओपनहाइमर क्रिएटेड डेथ, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। फिर मैंने उनकी स्टोरी लिखी कि ही वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्होंने साइंटिफिक डेवलपमेंट करके वेपन्स बनाए थे। लेकिन तब उन्होंने देखा कि भाई मेरे द्वारा जो इन्वेंशन किया गया है उससे ह्यूमैनिटी मर रही है पूरी। तो उन्हें बाद में कितना ग्रज हुआ कि मैंने क्या कर दिया। दैट मीन्स इनोवेशन इज अ ब्लाइंड डेड विद नॉलेज। उनके पास नॉलेज था, उनका इनोवेशन भी था, इट वाज अ ब्लाइंडेड विद नॉलेज। तो आपको अपने ऐसे को कनेक्ट करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट से। किसी भी आंसर को अगर आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर पा रहे हैं आंसर का, तो डेफिनेटली यू आर द राइट पाथ। तो मैंने इसको एनालाइज किया उसामा बिन लादेन के एग्जांपल से। लादेन का एग्जांपल है, इन मेनी एग्जांपल जो साइंटिफिकली काफी आगे रहे, इन एथिकली काफी जीरो रहे। अब मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगा, क्वेश्चन क्यों पूछा। 18 में क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट वाज द कोट ऑफ वॉरेन बफेट, कि अगर किसी के पास व्हेनेवर ए पर्सन बेसिकली किसी को एम्प्लॉय करता है तो इंटीग्रिटी, नॉलेज और एथिक्स देखता है, ऐसा कुछ देखता है, कोई ऐसा कोड था। अगर उसका इंटीग्रिटी नहीं है तो बाकी दो बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो क्वेश्चन वही था कि साइंस है लेकिन एथिक्स नहीं है। तो आपको अपने फिलोसफिकल एसेस में जो आजकल पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की आपका 15 स्टोरी होनी चाहिए। लाइक एक क्वेश्चन आया था, कैसे आया था, न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। तो मैंने उसकी स्टोरी तैयार करी थी कि एक सपोज लेडी, उसका नाम माया है, वो आईआईटी से पढ़ी हुई है, वो एमएनसी में जॉब कर रही है, उनका लैक्स में पैकेज है। लेकिन जब वो घर पे लौट के आती है तो उनका पैसा खर्च कैसे करना है उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं। फिर उनको हाउस होल्ड चोर अपने करने पड़ते हैं, बच्चों की केयर करना, पेरेंट्स की केयर करना, खाना। दैट मीन एक तरफ वो आईआईटी से ग्रेजुएट है, वो एमएनसी में जा रही हैं, लैक्स अर्न कर रही हैं, लेकिन उसको खर्च कैसे करना है डिसाइड कर रहे हैं उसके पैटर्नल फैमिली, उनके हस्बैंड। अभी भी अपने बच्चों को संभाल रही हैं, हाउस होल्ड चोर्स कर रही हैं। तो लगता नहीं है कि ये बहुत आयरनी है कि न्यू वुमेन इंडिया इज मिथ। आपको और ऐसी स्टोरी बिल्ड कर देंगे, फिर आपको ऐसे लिखने में काफी आसानी हो जाएगी। मेन समस्या आती है कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने में। आप जो आज यहाँ प्रेजेंट एस्पिरेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि जो ऐसे पीछे गए पिछले सामने यूपीएससी द्वारा, आप ट्राई करिए कोई रियल स्टोरी मिल जाए। मैरी कॉम की स्टोरी है, कई स्टोरी फेमस है। द्रौपदी मुर्मू की स्टोरी है, जो आज माननीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है, उनकी स्टोरी कितनी मतलब कितनी अच्छी होगी अगर आप लिख के आएंगे कि एक जो महिला जो एक ट्राइबल फैमिली में बॉर्न हुई थी, एक छोटे से गांव में आज देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। मतलब कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की राष्ट्रपति हैं वो आज। तो आप अपने ऐसे अखबार से अपने एग्जाम्पल ढूंढिए, ऐसे स्टोरी देखिए। कल उनका एक पूरा एक पैराग्राफ आएगा शायद मेरे हिसाब से किसी अखबार में भी, तो आप उसको देखिए कि वो कैसे इंस्पिरेशनल स्टोरी है किसी वुमेन की। yes. कोई महिला ऐसे छोटे से घर में पैदा हुई है, आज वो देश की राष्ट्रपति है।
तो व्हाई नॉट यूज दिस स्टोरी इन योर ऐसे? तो आपको ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट करके ऐसे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है अपने एसेस में. और अगेन इन द ऐसे राइट पीवाईक्यूज, राइट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, I request all of you, please write PYQs again and again for essay, for GS, for off. Nothing will be asked beyond that. तो जैसा आपको मृदुल ने बताया कि मतलब एग्जाम्पल देना मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसे मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर देखता हूँ मृदुल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल एक डेली न्यूज़पेपर से निकाल के अपने जीएस पेपर में लिख सकते हैं। तो जैसा मृदुल ने आपको बताया और जैसा मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, तो एग्जाम्पल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल बहुत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको हर जगह हेल्प करेगा इन जीएस पेपर एज वेल इन एसे पेपर ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मृदुल। सर 10 मंथ्स में प्रिपरेशन की जा सकती है क्या, और 2023 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सब लोग आप लोगों से आपसे जानना चाहते जो जनरली पूछते हैं कितना महीना सफिशिएंट, कितना साल सफिशिएंट है, जैसे हैं। आप जानते हैं सर, भले ही मेरा पहले प्रयास में हो गया है, इट इज नॉट द केस कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मैंने तैयारी एक साल में करी है. दिस एग्जामिनेशन इज अ प्रोसेस, एंड जब आपकी मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी उस लेवल की, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा. अब सर कुछ लोगों का एक साल हो जाता है, कुछ लोग अच्छे अटेम्प्ट लग जाते हैं. तो शायद मेरा क्वेश्चन सही नहीं होगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने साल पढ़ना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी द कंट्रीज टफेस्ट एग्जाम. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दिस, एवरीवन नोस. तो ऐसा कोई नहीं है कि एक साल सफिशिएंट है या 5 साल सफिशिएंट है. इट जस्ट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे आ पा रही है नहीं पा रही है. अब सर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू. एक क्वेश्चन है एथिक्स में कि व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू. अच्छे कैरेक्टर की बात पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते हैं. ये क्वेश्चन यूपीएससी मेन से पूछा है, तो आप बताइए मुझे कौन सा टीचर कौन सी किताब की हेल्प कर सकता है. आपकी वहां से मैच्योरिटी चेक हो रही है कि आपकी मैच्योरिटी इस लेवल पे कब हो पा रही है, 1 साल में, 5 साल में, 4 साल में. आप डिसाइड करिए कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अखबार पढ़िए और समझिए कि क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि मैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है कमीशन द्वारा उसको आंसर कर पा रहा हूँ. यदि हाँ, यू आर ऑन राइट वे, यू आर डेफिनेटली क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट. एंड आई विश कि आप सारे लोग पहले प्रयास में सफल होते हैं. एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है कि विच नोट्स ऑफ पीएसआर वी शुड प्रेफर, नोट्स ऑफ सुब्रमण्यन मैम और पोस्टल नोट्स। सर जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उनका मतलब यह है कि क्या क्लास नोट्स या पोस्टल नोट्स. हाँ हाँ। तो आई लाइक टू क्लैरिफाई कि जो पोस्टल नोट्स आते हैं क्लास नोट्स ही होते हैं, जस्ट उनको मैम पोस्ट से भेजती हैं. लेकिन ये द अल्टरनेटिव, आखिर में शायद रहने दीजिए अब आप. तो आप क्लास नोट्स और पोस्टल नोट्स एक ही होते हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं. वो एक ही, वो पोस्ट से भेजती है, उसको पोस्टल नोट बोलते हैं वो. सर प्लीज शेयर योर आंसर मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स। ये तो आई मृदुल, शेयर देम. हाँ हाँ मृदुल शेयर कर चुके हैं, तो प्लीज आप चेक कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मृदुल एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि हाउ टू ये एनालाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यूज. उसका एक, आप दो हाथ आपके पास है, एक में आप रखिए सिलेबस, यूपीएससी का ओरिजिनल सिलेबस. एक हाथ में आप रखिए किसी एक किताब को जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन लिखे हो, ईयर वाइज और थीम्स वाइज, टॉपिक जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो. जैसे कि मैंने पढ़ी थी मृणाल की किताब, मृणाल की बुक आती है प्रीवियस, मैंने वो रेफर करी थी. तो आप देखिए टॉपिक मेंशन है यूपीएससी के अंदर, रोल ऑफ एनजीओ. आप जाइए प्रीवियस क्वेश्चन में कि भाई इस हेडिंग से 2 लाइन के पॉइंट से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं आज तो यूपीएससी में. तो आप एनालाइज करेंगे 2013 से अराउंड आज 15-10-12 क्वेश्चन आ चुके होंगे. दैट मीन्स रोल ऑफ एनजीओ अगेन एंड अगेन आस्क्ड. टॉपिक लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट जीएस 1 में. वही चीज करिए, आप क्वेश्चन देखिए, आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं वुमेन से. ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, आते हैं वुमेन पे. जीएस 1 में आता है, कभी 2 में आता है, 4 में आता है, ऑप्शनल में आता है. दैट मीन्स वुमेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ई गवर्नेंस कब कब आता है, सेम जाइए आप पीवाई की उस पर, कितने बार पूछा है ई गवर्नेंस. ऑल्टरनेटिव ने पूछा है डी गवर्नेंस. छोड़ के आते ही एक साल छोड़ के इस साल क्वेश्चन आ गया, इस साल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर फिर आई क्वेश्चन आएगा ई गवर्नेंस पे. तो आप बस मैप करना सीखिए, मैप कैसे करना है. इंटीग्रिटी मेंशन है जीएस 4 के सिलेबस में. तो इंटीग्रिटी कब कब पूछी गई, कितने बार पूछी गई, अब कब पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं कि मान लो सेम नक्सलिज्म मेंशन्ड है और इंसर्जेंसी मेंशन्ड है. तो
नक्सलिज्म कितने बार पूछा गया, इंसर्जेंसी कितने बार पूछा गया, साइबर सिक्योरिटी कितने बार पूछा गया। और जो वेग टॉपिक्स हैं लाइक आर्ट एंड कल्चर, तो मैं इसमें कहूंगा भले ही वो टॉपिक वेग है, उसके क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। 5-6 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। भक्ति सूफी मूवमेंट, केव आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर, और कभी कभी आ जाता है कि एक क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन आता है कि अगर इंडिया में सिविलाइजेशन डेवलप हो पाई है, चाइना में डिक्लाइन हो गई है, मेसोपोटामिया में डिक्लाइन हो गई, तो इंडिया में क्या खास बात थी। तो ये जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी आर्किटेक्चर में, फिक्स्ड हैं। आपको बस एनालाइज करना है। आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट, किसी टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए। आप सिर्फ और सिर्फ भागिए पीवाईक्यूज के पीछे, क्योंकि आपको वही एग्जाम पास करा सकते हैं यूपीएससी का। तो मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा। यस। एक क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है कि क्या हमको जो बुक्स हैं स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये पूरी पूरी पढ़ना चाहिए या सिलेक्टिव चैप्टर्स इसके हमको रीड करना चाहिए? देखिए, यदि आप बिगिनर हैं, लक्ष्मीकांत आप पढ़िए चैप्टर नंबर 17 से, प्रेसिडेंट से। पहले आप खत्म करिए पार्लियामेंट, लेट मी प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, देन फिनिश द एग्जिट पार्ट ऑफ द स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपका चंक ऑफ द पॉलिटी कवर हो जाएगा। फिर आप जाइए फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी के ऊपर, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज एंड कमीशन पे जाइए आप। अगर आप इस तरीके से आएंगे तो आपको लक्ष्मीकांत समझ में आ जाएगी। इसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैंने लक्ष्मीकांत का खरीदी लक्ष्मीकांत, मैंने उसको पेज नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसमें कि क्या लिखा है। तो आप स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 17 से, क्योंकि आप सब जानते हैं राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति होता है, भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, भारत में मंत्री परिषद होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, भारत में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ये बात, ये सब लोग आप जानते हैं। तो आप क्यों ना पहले वो ही पढ़ें, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि लोकसभा का मतलब क्या है, कौन सा आर्टिकल संबंधित है उससे। तो आप पहले पढ़िए चैप्टर नंबर 17 से पढ़िए लक्ष्मीकांत को। बात रही स्पेक्ट्रम की, तो उसका पढ़िए 1857 रिवॉल्ट से लेके, आप रिवॉल्ट से स्टार्ट करिए 47 तक। अगर आप फर्स्ट पे से पढ़ेंगे आप समझ में नहीं आएगी चीजें, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आई थी। तो आप 1857 से स्टार्ट करिए स्पेक्ट्रम को, और चैप्टर 7 से स्टार्ट करिए लक्ष्मीकांत को। ओके ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि एथिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए सर? सर उसका मैं सेम कहूंगा कि जो टॉपिक्स मेंशन सिलेबस के अंदर हैं, उनके आपका 2 पेज की नोट्स होनी चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। इंटीग्रिटी 2 पेजेस नोट्स, डेफिनेशन क्या है, उसकी जरूरत क्या है इंडिया प्रोग्रेसी में, समस्याएं क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। लाइक इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ देर पहले ही देखा। मैंने डोमिनोज पिज्जा में गया था, तो सर वहां क्या हो गया है कि ट्रांसपेरेंट उन्होंने लेयर लगा दी है, ताकि यू कैन सी कि पिज्जा कैसे बनता है। ओके। इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है पहले तो, यस। इससे जो कंपनी की इंटीग्रिटी बढ़ती है। जब भी क्वेश्चन आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, यू राइट पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा क्या कर रहा है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है, एथिक्स इन बिजनेस बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इंटीग्रिटी बढ़ता है बिजनेस का। तो समझ रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल सिर्फ ऑब्जर्व किया, वहां पिज्जा में गया था, मैंने वहाँ देखा कि डोमिनोज क्या कर रहा है। तो आपको ऐसे एग्जांपल कोट करने हैं। दिल्ली में लिखा हुआ है ऑटो के ऊपर कि मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, ये लाइन लिखी है ऑटो के ऊपर। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे अपने आंसर में, कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट सोशल इन्फ्लुएंस की क्या कर रही है। एक आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो जब आप ये कोट लिखेंगे ना कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, आप जिस शहर में रहते हो सुबह सुबह गाड़ी आती है फॉर कलेक्टिंग द वेस्ट, उसमें गाना बजता है स्वच्छ भारत का वादा कर लिया है वादा हमने। तो वो क्या है, वो आपके लिए एग्जाम्पल है कि भाई प्रशासन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप कचरा आपको गाड़ियां फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना है। तो अगर आप कीप योर आइस एंड ईयर ओपन कि भाई कहीं पिंक टॉयलेट बनाई गई है, मेट्रो दो सीट रिजर्व हुए हैं मेट्रो में, इंदौर नंबर 1 क्यों आ रहा है। तो आपने एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करिए कि कोविड में रोको टोको अभियान था, कोविड में रोको टोको क्या होता है कि भाई कोई घर से बाहर ना निकले। जैसे कोरोना का एक वो किसी बिटिया ने वो अच्छा बनाया था, जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया था, कोरोना कोई रोड पर ना निकले। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल कलेक्ट करने हैं कि अगर आप ऐसे एग्जाम्पल कोट करेंगे अपने केस स्टडीज में कि अगर मैं डीएम हुआ वहां का और वहां लोग कोरोना में रोड के बाहर निकल रहे हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल आइडेंटिफाई ऐसे एग्जाम्पल्स कि भाई कोरोना का मतलब है कोई रोड पर ना निकले। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट करने हैं। जैसे लास्ट ईयर आईएएस ऑफिसर सर थे राजस्थान में, वो अपनी डॉटर को ले गए थे स्कूल, सरकारी स्कूल में। उन्होंने बेड के नीचे खाना खाया,
कि भाई अगर जो सरकारी बच्चा खाना खा रहा है, गरीब का बच्चा खाना खा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, लेट मी चेक। तो दिस शोज कि हाउ आईएएस ऑफिसर इज एम्पैथाइजिंग विद द पब्लिक, कि भाई कि अगर एक आईएएस इंस्टीट्यूट खाना खा सकता है तो कोई भी खा सकता है। तो आपको पहले आप बनाइए नोट्स, हर टॉपिक में मेंशन है, तो ढूंढिए एग्जांपल्स कि इस टॉपिक में कौन सा एग्जांपल फिट बैठ रहा है। और अगर आपको नंबर मिलेंगे सिर्फ एग्जांपल के आधार पे, ये एथिक्स में कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप कितना भी डेफिनेशन लिख दीजिए, डेफिनेशन सबको आती है, आपको लिखने हैं एग्जांपल्स क्या कैसे आएंगे आपके, तो आप एग्जांपल छांटिए। एक यहाँ पर क्वेश्चन मृदुल आया है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, ये मुझे लगता है बिगनर है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। उसका आंसर यही है, जब तक आपकी पॉलिटी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अखबार में कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अखबार में आता है, 43% एमपीज हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब यूपीएससी विल नॉट आस्क व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दे विल आस्क डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। तो पता नहीं है आपको पार्लियामेंट में क्या होता है, यू विल नॉट बी एबल टू कोट कि इतना परसेंट क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में है, इसके कारण डिस्ट्रप्शन बढ़ रहा है, इसके कारण अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है गवर्नमेंट की। तो अगर प्लीज आई रिक्वेस्ट, जो आप जो ना क्वेश्चन पूछा है वाला, आप प्लीज पॉलिटी इकोनॉमी के बाद ही अखबार पढ़ने का प्रयास करें और अखबार से चलाने का प्रयास करें। उसके पहले आपके लिए वो सिर्फ एक न्यूज बन जाएगी, आपके लिए एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा वो। ओके सर, एक यहाँ पर क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, तो यशार्थ के साथ जो हमारा सेशन था मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोगों को हेल्प करेगा। सर 2023 के लिए हम लोगों ने बात तो कर ली, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जैसे कि कितने मंथ में कौन सा पोर्शन कवर कर सकते हैं, जीएस कितने को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर थोड़ा सा आप ये बता देंगे तो स्टूडेंट्स जो बिगिनर है उनको काफी हेल्प हो पाए। देखिए, अराउंड 10 मंथ्स रह गए अभी से, आज से 10 महीने के आसपास रह गए मोटा मोटा। तो आप जनवरी तक करिए मेंस की परीक्षा, मेंस की तैयारी, क्योंकि मैंने पाया है कि मेंस इज द ओनली रियलिटी इन दिस एग्जामिनेशन। सिर्फ वही सच्चे, बाकी सब मिथ्या है। इंटरव्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो आप प्लीज जनवरी तक तैयारी करिए मेंस की, अपना ऑप्शनल उठाइए, संग में उठाइए GS2 और GS1, क्योंकि अगर आप मेंस में स्ट्रॉन्ग हो गए, और सर प्रीलिम्स के लिए मेरा मानना है कि 90 दिन हो जाते हैं। डेफिनेटली आप मेंस के दौरान भी तैयारी कर रहे होंगे, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की, निश्चित, ये तो निश्चित बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो आप एक्सपेक्ट करें, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी करेंगे मेंस के लिए। तो इससे आपका प्री का काफी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो आप प्लीज जनवरी तक, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो जनवरी तक तैयारी करें मेंस की, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको उसमें तैयारी करनी है प्री की, बार बार पीवाईक्यू करने हैं, बार बार पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, फिर पीवाईक्यू देखना है, फिर रिवाइज करना है, फिर पीवाईक्यू देखना है। लेकिन अभी आप प्री का ना सोचें, अभी से सोचें आप मेंस एग्जामिनेशन का, कि मुझे मेंस में स्कोर करना है, प्री में स्कोर नहीं करना है अभी। तो इन द कमिंग 6 मंथ कंप्लीट योर ऑप्शनल, GS2, GS1 एंड सम पार्ट ऑफ एथिक्स, इसमें कर लीजिए आप, फिर आप जाइए प्री की परीक्षा की तरफ। पहले आप प्री की तरफ ना भागे, पहले से आप करिए मेंस की तैयारी 6 महीने में। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए वो मृदुल ने आंसर कर दिया है। एक एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मृदुल, टाइम का तो कोई इश्यू नहीं है ना आपका, मतलब कुछ टाइम का नहीं वो नहीं आप नहीं मेरे को बताइए। नहीं, आई हैव टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस यार, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ हाँ, ओके ओके। प्लीज आप थोड़ा पेशेंट रखें, आप इतने सारे मैसेजेस करेंगे तो मेरे लिए वो रीड करना ही इजी नहीं होगा, क्योंकि मैं रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप थोड़ा एक एक जने के मैं क्वेश्चन लेता जाऊंगा, तो आप वेट करें, एकदम सारे मैसेज करेंगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बुक लिस्ट, मुझे लगता है मृदुल आपने शायद बुक लिस्ट भी शेयर कर ही दिया होगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। यस सर। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, सचिन आप प्लीज अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सर का टेलीग्राम का चैनल का लिंक एक बार आप चैट बॉक्स में ही भेज दीजिए, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें सर को। इट इज नेसेसरी टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, और अगर हाँ तो कैसे इसके नोट्स बनाने चाहिए? जैसे कि मैंने एनसीईआरटी से 7 एनसीईआरटी पढ़ी थी, 4 ज्योग्राफी की 11th 12th की और 3 हिस्ट्री की। तो पर्सनली शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन पर्सनली मेरा यह मानना है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं एनसीईआरटी के। मैंने तो नोट्स बनाए टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, तो उसके, ना ही प्री के, ना ही एनसीईआरटी के। तो अब आप पे डिपेंड है
कि आप उसको कैसे रिवाइज कर रहे हैं, आपको नोट्स बनाने एनसीईआरटी बनाइए, आप यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन पर्सनली मैंने नहीं बनाए हैं, तो आई थिंक नोट्स बनाने तो जरूरी नहीं है एनसीईआरटी के। क्योंकि आगे जाके वैसे भी सभी स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड बुक पढ़ने ही वाले होते हैं, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लक्ष्मीकांत ये तो मैं आंसर मतलब मृदुल आंसर कर चुके हैं। सर डेली मोटिवेट कैसे रखा जाए खुद को? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जनरली पूछा जाए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका पहले में हो गया और कैसे आपने मोटिवेट रखा खुद को। उसके एक ही आंसर है सर, क्लियर करने की आंसर है, कोई कितना भी इंग्लिश में बोल ले, तो आंसर एक ही है कि भाई वाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। दिस इज द ओनली रियलिटी। मैं आज सेट हो गया हूँ, मैं कुछ भी बोल लूँ शायद, आज मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, कल 30 तारीख के पहले नहीं था। कोई भी नहीं होता है। यस। तो उसका एक ही आंसर है कि आपको सिविल सेवा में क्यों आना है। कुछ आपके रीजन होंगे, पर्सनल होंगे, इमोशनल होंगे, प्रोफेशनल होंगे। अगर कोई रीजन पावर है तो शायद आपका रीजन सही नहीं है, इसलिए आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई इमोशनल रीजन है कि भाई मैं जैसे अपना एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं दतिया से आता हूँ, शायद आप शायद नजदीक के ही हैं। हाँ हाँ, मैं एमपी में से, हाँ, गुना से। तो मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हो दतिया के छोटा छोटा जिला है, यस यस। एमपी सेकंड स्मॉलेस्ट है। तो लास्ट आईएएस या 20 साल पहले बने थे। तो आई वॉज नोइंग कि भाई आज कोई कॉमन मार्च जाता है किसी के पास काम कराने, तो एक सब इंस्पेक्टर या फिर एक पटवारी से काम नहीं होने देता है। तो आई वॉज दैट कि मेरा तब 12वीं का मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने आईआईटी छोड़ दिया था कि अगर मुझे आईएएस बनना है तो भाई मुझे पता है कि एक कॉमन गरीब आदमी आता है, वो जूझता है एक एसआई से, एक पटवारी से, एक पंचायत सेक्रेटरी से। तो मैं एक ऐसा तैयार पद की तैयारी करूं कि जिससे मैं जब जानता हूं कि इनकी समस्याएं क्या है लोकल लोगों की, तो मैं शायद इनके लिए कुछ कर सकूं। मेरा एक ही मोटिवेशन था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद इनके कुछ काम में आ सकूं। अगर आपका ऐसा इमोशनल रीजन क्लियर है कि आपको क्यों बनना है आईएएस, तो यू डोंट नीड एनी रॉयल एंट्री वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू डोंट नीड एनी आईएएस टॉपर वीडियोस, यू जस्ट नीड कि भाई आपको क्यों आईएएस बनना है। दैट इज दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है इसका आंसर। ओके। एक है कि सर कितने ईयर के प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करें, प्लीज बताएं सर। ओके, फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2001 से तैयारी करिए आप एग्जामिनेशन की, मतलब क्वेश्चन की। लेकिन आप जहां तैयारी करिए तो 11 से। उसका एक कारण है सर। जैसे पहले आता था सपोज के एक मैं ऐसे जनरल आंसर क्वेश्चन का स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि एक्स के फादर कौन थे। क्वेश्चन आता था ए बी सी डी। अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स के फादर ए थे, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 कोई और होगा। दैट मीन्स आपको वो क्वेश्चन अब आपको हेल्प करेगा स्टेटमेंट एलिमिनेट करने में। मतलब समझ पा रहे शायद आप, मैं कन्वे कर पा रहा हूँ अपनी बात को कि पहले वो क्वेश्चन आता था क्वेश्चन की फॉर्म में कि एक्स के फादर का नाम क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था। अब वो आता है स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कि एक्स के फादर ए थे, फिर 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर आप ए एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसीलिए आप जाइए 2000 के क्वेश्चन तक, लेकिन स्पेसिफिकली गो फ्रॉम 2001 इन द 2011 इन द प्रीलिम्स एंड 13 इन द मेंस, जब से पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का। जैसे मैं भी मृदुल एक एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि अगर बात कर ले फैक्चुअल क्वेश्चंस की, तो अगर अपने आप के बारे में जान रहे हैं तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और वो आपकी फैमिली से रिलेटेड के अलावा जो जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके बारे में पूछेगा। तो उससे हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। सर बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट हूं, और स्टार्टिंग कैसे करूं, ताकि इसका तो आंसर मुझे लगता है सर कर चुके। रिवीजन शुड बी ऑन वीकली बेसिस और डेली बेसिस, इसमें आपका क्या पॉइंट है? सर मेरा ये मानना है कि मेरा मेरा क्या स्ट्रेटजी था इसमें। जैसे मैंने करता था GS2 प्लस ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल ओवरलैप था PSIR। तो आफ्टर 7 to 8 days मैं जब पढ़ूंगा ये, तो शायद संडे को या मंडे को मैं इनको एक बार वापस से देख लूंगा, और उसके अगले दिन मैं दूसरी चीज रिवाइज स्टार्ट करूंगा। मान लो मैंने सिक्योरिटी स्टार्ट किया, तो मैंने 10 दिन चीज पढ़ ली है, फिर मैं रिवाइज करूंगा, 10 दिन फिर दूसरी चीज पढ़ ली है, फिर रिवाइज करूंगा। तो मेरी ये साइकिल चलती थी कि GS2 ऑप्शनल, फिर रिवीजन, फिर हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी, फिर रिवीजन, एथिक्स, फिर रिवीजन,
फिर वापस साइकिल चलती थी, ऐसे ऐसे साइकिल चलती थी मेरी। अब सर मैं फिर से दोहराऊँ एक बात कहूँगा इसमें, कि जो रिवीजन है और कितने आवर्स पढ़े हैं या फिर कौन सा ऑप्शनल है, ये आप किसी टॉपर की बात नहीं मानिए। वो चाहे कोई भी हो, या मैं हूँ, मेरी बात भी आप सिर्फ आप उसका रेफरेंस लीजिए, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है पर्सनल होती है। आप इनको मत सोचिए कि इनने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसा आपके लिए कुछ काम नहीं आएगा ऐसा कुछ। यस, तो आप, मेरा ये मानना है इसके ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि टॉपर तभी बनते हैं जब वो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तभी तो हर टॉपर आपको अलग एक स्ट्रेटेजी उसके साथ आता है। बट आपको समझना है कि इन्होंने किस तरीके से, जितने भी टॉपर्स हैं जैसे मृदुल उनमें एक एग्जांपल है, कैसे इन्होंने अपने प्रिपरेशन को किया और कैसे एग्जाम को क्रैक कर पाए, वो आप सब लोगों को बताते हैं। वो मोटिवेटेड कैसे रहे, पढ़ने का क्या तरीका था, हो सकता है आपका पढ़ने का कुछ और तरीका हो, है ना। तो ये सबके लिए अलग रहता है, जैसे मृदुल बता रहे हैं, और मेरा भी हमेशा यही सोचना होता है कि हर टॉपर का तरीका एक अलग होता है। तो अगर आपको टॉपर बनना है, आपको लिस्ट में आना है, तो आपको भी अपना एक तरीका डेवलप करना होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं मृदुल, कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अलग है और मुझे पीएसआई ऑप्शन लेना है। कुड यू प्लीज टेल मी, कैन आई गो फॉर पीएसआई ऑप्शन और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? देखिए, जो ऑप्शन चूज करने की कुछ चेकलिस्ट होती है, मेरा ये मानना है, एक होती है चॉइस, एक होती है इनफॉर्म चॉइस। तो आप चॉइस ना करें, आप करें इनफॉर्म चॉइस। तो तीन चार बेंचमार्क होते हैं। पहला, आपका इंटरेस्ट कैसा है सब्जेक्ट में, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। इट माइट बी द केस कि आपका 6 में हो अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा अटेम्प्ट पहला हो गया तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका एक में नहीं होगा। देखिए, आप भी समझिए रियलिटी को इस एग्जाम की, कि शायद आपको शायद 4 में जाना पड़े, 3 जाना पड़े, 5 जाना पड़े। तो अपना इंटरेस्ट कैसा है उस विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सेकंड, उसका गाइडेंस कितना है अवेलेबल सोसाइटी, मतलब मार्केट में कौन से टीचर्स हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, या फिर कौन सा सोर्स अवेलेबल है। चौथा है कि लास्ट ईयर में कितनी एवरेज मार्किंग उससे हुई है उस सब्जेक्ट से। लाइक सर, पीएसआर की स्कोर होती है, सामान्य होती है 250 मार्क्स की, 250 मार्क्स आपको मिल जाते हैं पीएसआईआर में। इस पे जाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए। इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड चॉइस, कि आप इनको चेकलिस्ट कर दीजिए कि ये चेक है, ये चेक है। फिर आप अपना ऑप्शन चूज करिए, और 3 4 आप डिसाइड करिए कि कौन सा ले सकता हूँ मैं, ले सकती हूँ मैं। उसके आप क्वेश्चन देखिए, उसकी एवरेज मार्किंग देखिए, फिर आप उसको चॉइस करिए। और रही बात पीएसआर की और ऑप्शनल बैकग्राउंड की, तो बात वही है कि मेरा भी कोई ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, मतलब मेरा डमी कॉलेज था एक्चुअली वो। तो आप चाहें तो आप ले सकते हैं इसे, सब्जेक्ट पीएसआर इज गुड सब्जेक्ट, और काफी स्कोरिंग भी है, तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदुल, ये आया है कि हाउ टू डेवलप आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग, हाउ कैन वन लर्न दिस मेथड, प्लीज गाइड ऑन दिस। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग मेरे नंबर कैसे बढ़े मेंस में। तो सर उसकी बात ये है कि उसका पहली प्राथमिकता तो आपकी ये है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, दो तीन यहाँ पर। लाइक, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी इंडिया में है, सोशल जस्टिस है, सोशल डेमोक्रेसी इंडिया में है। ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बता दिए कि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है। अब क्वेश्चन आया एनजीओ के ऊपर। जनरली लोग लिखेंगे डेफिनेशन क्या है एनजीओ की। मैंने लिखा था इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, we have to establish democracy in India, social justice in India, but the capacity of the state is limited. That's why we need NGO as a part of the state. फिर मैंने क्या किया, आर्टिकल 41 प्रथम एनजीओ, सॉरी ये एनजीओ, 46 प्रथम एनजीओ, 48 ग्रीन पीस, 47 स्माइल फाउंडेशन। दैट मीन्स मैंने आर्टिकल्स को लिंक कर दिया संविधान के एग्जाम्पल्स के साथ, एनजीओ के साथ। अब क्वेश्चन आया हंगर के ऊपर, इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, इसीलिए हमको खाना देना है। फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्यों चाहिए, इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, राइट टू फूड पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्वेश्चन आया SC ST के ऊपर, उनको एम्पावर क्यों करना है, इंडिया इज वेलफेयर स्टेट। दैट मीन एक कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का हर जगह चिपकाना है इसको। क्वेश्चन आया लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, क्यों करना है लैंड रिफॉर्म इंडिया में, अमेरिका में तो नहीं हुए, वहां कैपिटलिज्म है। इंडिया में क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंडिया है आर्टिकल 39B, 39C, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, डीपीएसपी। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह करना है यूज। लाइक सर क्वेश्चन था इस साल भक्ति सूफी मूवमेंट के ऊपर, तो उसको मैंने कैसे कंक्लूड किया था लास्ट 2 3 लाइन में, कि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी आर सीइंग द स्पोरेटिक इंसिडेंट ऑफ इंटॉलरेंस, जब इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, तो वी नीड टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ भक्ति एरा, featured by brotherhood, fraternity, caste equality, gender equality.
दैट मीन मैंने भक्ति सूफी मूवमेंट को जोड़ दिया आज के कॉन्टेक्स्ट से, कि भाई जो स्पिरिट थी उनके एरा की वो आज पर जरूरत है उसकी रिवाइव करने की। तो आपको ऐसे इंटरलिंक करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कुछ कुछ कीवर्ड्स है, जैसे एक कीवर्ड है सबका साथ सबका विकास। अब क्वेश्चन आया नक्सलिज्म के ऊपर, नक्सलिज्म इंडिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच नहीं हो पा रही है। तो इनका कीवर्ड है न्यू इंडिया एट 75, आजादी का अमृत महोत्सव बनाना है तो इसको उनको जोड़ लो, उनको इंटीग्रेट कर लो। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बनाना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बनाना है, न्यू इंडिया एट 75, अमृत काल, विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो अगर आप ऐसे जो गवर्नमेंट कीवर्ड्स बोल लिए, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, सर कोई भी क्वेश्चन है, नक्सलिज्म पे आया, टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म क्यों हो रहा है कश्मीर में? क्योंकि विनिंग इन हार्ट एंड माइंड अप्रोच नहीं हो पा रहा है वहाँ। ट्रिगर हैप्पी कल्चर है वहाँ की, भाई बंदूक चला दो, पैरामिलिट्री पेनिसिया एंड डेवलपमेंटल पेनिसिया। ये कुछ कीवर्ड्स मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है, आपको कैसे यूज करना है। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, क्वेश्चन आया इंडिया में बिजनेस क्यों कम हो पा रहा है? रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है। माई बाप कल्चर है, मेरा क्या मुझे क्या कल्चर है, एबीसीडी कल्चर है। जब भी क्वेश्चन आया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, माई बाप है, रेड टिपिज्म है। और हमको करना क्या है, फ्रॉम माई बाप कल्चर टू पेप्टिक ब्यूरोक्रेसी टू सिविल सर्वेंट्स एज कर्मयोगी, सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि ये कुछ 50-100 कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छा घुमाना कैसे है? इसको घुमाना तभी आएगा तो आप बार बार क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के, कि भाई कुछ कीवर्ड कैसे घुमाना है अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में कैसे घुमाना है इनको। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, आप वो नोट्स पढ़िए जो आपको दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। एंड आई एम श्योर कि वो नोट 3 साल की मेहनत है, कई ऑथेंटिक सोर्स से बनाया गया, किसी किताब से नहीं बनाया गया उस नोट्स को। उनको बार बार पढ़िए आप, उनके आधार पर लिखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे सब ऐसे क्वेश्चन से आप क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी जीएस2 में कि पीआरआई से कितना वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। दैट मीन द क्वेश्चन का एसेंस है सरपंच पति का मतलब क्या होता है। लोग लिख के आते हैं पेट्रियार्की पेट्रियार्की। जब तक आप लिखेंगे नहीं कि फातिमा बी ने क्या किया, आरती देवी ने क्या किया है, छवि राजावत ने क्या किया, सुषमा मधु ने क्या किया, अशोक डफलो की स्टडी ने क्या बोला है, यूएनडीपी की स्टडी ने क्या बोला है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे वहां, आपको एवरेज नंबर ही मिलेंगे। तो प्लीज रीड दोस नोट्स एंड अगेन राइट पीवाईक्यूज, then only you will build the art of answer writing and art of interlinking the concepts. एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं या ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं? शायद आप बात कर रहे हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की। एंशिएंट और मिडिवल, हाँ, तो दोनों बेहतर हैं। जैसे मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी, लेकिन दोनों ही बेहतर है, आप किसी एक को रेफर कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दोनों ही बेहतर है। सर आई एम in 3 college, third year college, political background, so I go with master. हाँ, ये क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल साइंस से ऑलरेडी ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या इनको मतलब मास्टर्स भी करना चाहिए और या फिर यूपीएससी पे इनको फोकस करना चाहिए ताकि इनके ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग कर पाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के प्रेजेंट एरा में यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं किसी एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से, लाइक जेएनयू, आईआईटी, डीयू, तो आपके मास्टर्स की काफी आपकी जो आपके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको फायदा होगा। एक मास्टर होती है नाम के लिए, तो शायद जनरली लोग करते हैं डमी कॉलेज से या फिर एडमिशन लेते हैं, आप प्लीज वो ना करें। अगर आपको जाना है बैकअप ऑप्शन के लिए, प्लान बी के लिए, तो डेफिनेटली आप मास्टर करिए, लेकिन आप आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अच्छे कॉलेज से पढ़ें ताकि कल के दिन आपको कोई कुछ काम में आए। ऐसा ना हो कि आप डिग्री रख लें और कोई काम आपको कोई नॉलेज ना। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उस पर फोकस करिए और सारी तैयारी करिए यूपीएससी का। वो पॉसिबल है, मेरे साथ कई लोगों ने किया भी, ऐसा है, हाईली पॉसिबल है ये। सर व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी? ये तो मुझे लगता है कि इतने तो बेसिक्स आपको जाके पढ़ना चाहिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको हम हेल्प कर पाए। सर मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे स्टार्ट करें, और प्लीज टेल मी, मतलब कंफ्यूजन स्टेट पे है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? और बिजनेस मेरी एक ही लाइन रहेगी, आप प्लीज स्टार्ट करिए लक्ष्मीकांत से रिस्पेक्ट, लक्ष्मीकांत, मृणाल पटेल सर्च नोट्स, एंड देन गो फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। उसका स्ट्रेटेजिक रीजन एक ही है कि आपको इकोनॉमी प्लस पॉलिटी आपको हेल्प करेंगे अखबार पढ़ने में, और न्यूज़पेपर इज द कोर ऑफ दिस प्रोसेस। तो आप अगर बिगिनर हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज लक्ष्मीकांत और इकोनॉमी सर के नोट्स पढ़िए, और उनके आधार पर अपनी तैयारी को आप एक फाउंडेशन दीजिए, उसी हिसाब की तैयारी स्टार्ट हो सकती है।
मृदुल, आपके अकॉर्डिंग मतलब गाइडेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कोचिंग एफर्ट नहीं करने के कारण या गाइडेंस ना मिलने के कारण प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो आपका इसका क्या पॉइंट है, कितना गाइडेंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? सर मेरा ये मानना है कि एक होती है कोचिंग करना, एक होती है कोचिंग की हेल्प लेना। यस। दो अलग अलग बातें होती हैं ये। तो सर कोचिंग करने से एग्जाम नहीं निकल सकता है। कोचिंग की आप हेल्प लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका इतना अच्छा इनिशिएटिव मैं सुन के बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि आप फ्री मेंटरशिप कर रहे हैं। इस एग्जाम में मेन गेम मेंटरशिप का ही है। अगर एक बच्चा को तैयारी करता है तो ही इज वेल प्रिपेयर मेंटली कि भाई इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, आई विल वर्क हार्ड। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई पीवाईक्यू की। अब किसी कोचिंग में आप जाएंगे, अब मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, किसी कोचिंग के पीछे मेरे कोई गरज नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो अपनी टेस्ट सीरीज बेचेंगे आपको। अब उसने पहले दिन एडमिशन लिया है, वो टेस्ट सीरीज बेचेगा अपनी। तो भाई आपको कोई अच्छा मेंटर का होगा तो वो आपको सिखाएगा कि टेस्ट सीरीज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज बेसिक बुक प्लस पीवाईक्यूज। कोच वाला आपसे बोलेगा टेस्ट सीरीज लीजिए। तो आप प्लीज, अगर सर की आपका मेंटरशिप है तो आप उनकी हेल्प लीजिए। सर से, सर के मेंटर हैं, सर के कई फ्रेंड्स मेंटरशिप कर रहे होंगे। और एट दी एंड जितना मुझसे हो पाएगा टेलीग्राम के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, मैं यहीं करता रहूंगा। जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है इस एग्जाम की, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, मैं कर भी रहा हूँ शायद एक हद तक। तो आप मेंटरशिप लीजिए अच्छे लोगों की, एज कम्पेयर टू आप कोचिंग करिए। और ये मत सोचिए आप क्या फाइनेंशियली अफोर्डेबल अफोर्ड नहीं करते तो अपने रेस में पीछे हैं। आप रेस में पीछे नहीं है। टॉपर लोग कभी कोचिंग नहीं करते हैं, यूपीएससी टॉप करते हैं। वो कोचिंग से हेल्प लेते हैं इंटरव्यू में, मेंस प्रिपरेशन में, कुछ वैल्यू एडिशन में, लेकिन कभी कोचिंग में नहीं जाते हैं टॉपर जो होते हैं। और जाते हैं भाई पछताते हैं। किसी को भी सुन लीजिए आप। तो डोंट थिंक कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो एस्पिरेंट्स टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं मृदुल के, उनका लिंक मैं शेयर कर देता हूं। सचिन प्लीज आप शेयर कर दें, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर देता हूं। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये सेपरेट है, तो जो भी एस्पिरेंट फ्री मेंटरशिप वाला पार्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने मतलब चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मृदुल, कुछ टिप्स जो कि आप शेयर करना चाहते हो एस्पिरेंट्स को, कुछ पार्टिंग मैसेज, लास्ट पार्टिंग मैसेज जो आप स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहते हो? मैं दो साइड में बोलूंगा सर, एक एकेडमिक, एक नॉन एकेडमिक। एकेडमिक दो तीन मेरे पॉइंट होंगे, वही फिर से मैं दोहराऊंगा। मैं समअप करूंगा उन चीजों को। सिलेबस, पीवाईक्यूज एंड नोट मेकिंग ऑफ द टॉपिक इन द सिलेबस एंड आंसर राइटिंग ऑफ पीवाईक्यूज। प्लीज आप वही करिए। आप बेसिक्स करिए, आप एडवांस में मत जाइए। एग्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए बनाया गया है, पूरे देश के लिए बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो, साउथ का बच्चा हो, नॉर्थ का हो, सबके लिए बनाया गया एग्जाम। तो सिलेबस जो कमीशन, आप मुझे बताइए कि कमीशन में हमसे हमसे लोग बैठे होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हमसे कई लाख गुना ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वहां बैठे हुए हैं। तो उनने उस सिलेबस को बनाया है, तो क्यों ना उसको फॉलो करें हम। तो सिलेबस, और जब वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमसे कई गुना ज्यादा लोग इंटेलिजेंट पेपर बनाते हैं यूपीएससी का। तो है नहीं कि भाई कोचिंग वाले लोग ज्यादा स्मार्ट है यूपीएससी से। तो यूपीएससी खुद अपना सोर्स दे रहा है, क्लू दे रहा है अपने एग्जाम पास करने का, क्यों ना उसको इस्तेमाल करें हम। पीवाईक्यू टॉपिक की नोट मेकिंग जो सिलेबस में मेंशन है उसके नोट्स मैंने दे दिए टेलीग्राम पे आपके माध्यम से, उसको पढ़िए आप। किताब को पढ़िए बेसिक, और उसकी आंसर ऐड करिए पीवाईक्यूज की अगेन एंड अगेन। मृदुल, मैं आपसे बात आपसे, से कुछ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू। प्लीज प्लीज आप बोलिए। मृदुल, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो पार्टिसिपेशन है मुझे अच्छा देखने को मिला, और टॉपर्स के साथ पार्टिसिपेशन अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम एक जो मतलब वीडियो ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी पे अगर सिर्फ कर पाए, हम साथ में अगर कर पाए, तो ये काफी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। क्योंकि चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ अभी भी ऑप्शनल की उनकी जो क्वेश्चन है वो अभी पूरे नहीं हो पाए। तो अगर हम आधे घंटे का एक सेशन यूट्यूब पे प्लान करते हैं ताकि और भी ज्यादा एस्पिरेंट्स इस सेशन से जुड़ पाए, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे अनुजगर कोचिंग के 5,50,000 सब्सक्राइबर है, तो उस पे हम लोग करते हैं ताकि काफी और बच्चों को हेल्प मिल पाए इसमें पीएसआर ऑप्शन में। इसे तो लाइव कर लेंगे, इसको सबको हेल्प मिल जाए, उसके लाइव कर लेंगे इसको। ओके ओके, थैंक यू मृदुल कि आपने इसके लिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आप। अब आप बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सर सेकंड बात है नॉन अकेडमिक साइड पे, उसमें मैं कहूंगा कि प्लीज आप रियलिटी को इग्नोर ना करें। देखिए जो आज
अनफॉर्चुनेट बात ये है इस एग्जाम की कि टॉपर्स को इतना सेलिब्रेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर कि भाई आईएएस बन गया तो भगवान बन गया। हम्म, प्लीज आप समझिए, मैं ये बात शायद कोई और नहीं बताएगा इन द वेरी लोकल लैंग्वेज, कि आप समझिए टॉपर्स को सेलिब्रेट कर। देखो एक अच्छा स्टेटमेंट कोट किया था जितने सर आईएएस ने ट्विटर के ऊपर, डोंट लेट द सोशल मीडिया रश यू, हम्म, नोबडी इज पोस्टिंग देयर फेलियर्स। तो आप समझिए ये वाली बात को, मेरा पहले प्रयास में हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट एंड आई एम समवन सुपर ह्यूमन। मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूँ, शायद मैं 10 दिन पहले वहीं था, आज यहाँ आया हूँ। तो प्लीज डोंट लेट द सोशल मीडिया रश यू, आपकी बारी आएगी। सेकंड बात ये अपना हेल्थ, डोंट इग्नोर योर हेल्थ। आज मेरी रैंक इतनी कम हुई है सिर्फ हेल्थ के कारण, क्योंकि आप समझ सकते हैं लिविंग द क्वेश्चंस ऑफ 170 मार्क्स इन द मेंस, लोगों का सिलेक्शन होता है ऐसे मार्क्स छोड़ने, सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरे सब कंटेंट के दम पे हुआ है। अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। थर्ड है सपोर्ट सिस्टम। यूपीएससी कोई वन मैन आर्मी का गेम नहीं है, इसमें आपका सपोर्ट कितना है वो ज्यादा मैटर करता है। अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इसको भी आप मानते हो, उनसे बात करिए, और सबको आप दाव पे मत लगाइए इस एग्जाम के लिए। डोंट इग्नोर ऑल ऑफ देम एट द कॉस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। चौथा ये है कि कुछ बच्चे 12वीं की तैयारी करते हैं यूपीएससी की, दिस इज अ ब्लंडर आई वुड से, जो मैंने कर दिया था। इस एग्जाम में टॉपर्स जो जितने भी सिलेक्टेड लोग अर्ली एज में आते हैं वो आते हैं 5-7 कॉलेज से ही, उसका कुछ कारण होगा। आईआईटी से आते हैं, डीयू से आते हैं, तो उसका कारण होगा, तभी तो आते हैं वहां से। तो आप प्लीज अच्छे से कॉलेज में जाइए, क्योंकि दिस इज द पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी तभी ग्रो होगी जब आप अच्छी जगह लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे। एंड लास्ट आई वुड से, थिंक लेस, read less, think more and revise more. This is the only key for this examination. And anytime we need anything, any sort of help, I would be more than happy to help you. ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने एग्जाम कई लोगों से हेल्प से पास किया है। yes. नाउ इट इज माय टर्न, तो आई एम नॉट ऑब्लाइजिंग एनीवन। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प आउट यू पीपल, and I will be happy to help you out at any point of the time. And I wish that in the next year I will be interviewing you and आप शायद टेबल के उस साइड हो। Thank you so much for listening to me at this 1 hour. Thank you so much.